बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। भाई ज़बरदस्त में आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। अगे जान तो पहले साड़ी भी सुन लो जनाब। आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। दूल्हे लग रहे हैं सच्ची मुच्ची है ना। क्या खूबसूरत है मानना। टीवी तो इन्हें होस्ट देखी थी ना, लेकिन शाहजी देख अपना म्यार है और अपनी ग्रेस है सच्ची मुच्ची। शाहजी प्रोग्राम अपनी जगह। आपकी टाइप बहुत अच्छी लग रही है डे वन से। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आइंदा मेरे लिए दूल्हे का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना मेरी वजह से नहीं, आप मेरी बेगम की वजह से शो से आउट हो जाएंगे। नाज़रीन, जो आज की हमारी मेहमान है बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है और वो मिसाल हैं इस बात की कि आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कि वो एजुकेशनिस्ट थी, वो टीचर थी, फिर वो प्रिंसिपल हुई, वो हेड मिस्ट्रेस हुई, फिर वो लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर की हेड हो गई। सो अपने प्रोफेशन में बहुत उन्होंने ग्रो किया, बहुत एक्सेल किया जिसे कहते हैं। और फिर उन्होंने अदाकारी का फ़ैसला किया और इस वक्त शायद ही कोई ऐसा डायरेक्टर हो, ऐसा प्रोडक्शन हाउस हो जो कि टॉप का डायरेक्टर, टॉप का प्रोडक्शन हाउस तस्वुर होता है और ये उनके प्लेस का हिस्सा ना हो। आजकल भाई ये शेर की वालदा के तौर पे जानी जाती हैं। जी हाँ, शेर की मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा। Welcome to the show, brother. Wow, what a collection. Thank you जी, क्रेडिट गोज़ टू आवर टीम जी, शबीर साहब और उनकी टीम का क्रेडिट है ये। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for inviting me over और मैं बड़ी excited हूँ about the show today. And thank you for the warm-hearted message and it was such a lovely introduction. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अभी आपने बताया ये टीचर हैं, ये तो बड़ी स्वीट सी हैं। तो टीचर स्वीट होती हैं, कोई कोई नहीं भी होती हैं। वो तो हर शोबे में हर तरह के लोग होते हैं। मेरी एक कज़न है, वो भी टीचर है, वो अपने हस्बैंड को कही जाती है तुम्हारी नौखन साफ नहीं है, कमरे में नहीं आओगे, अपना सारा पर्स दिखाओ कैसे हो, बैठो, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ से उठो, यहाँ चले जाओ, लेटो, अब तुम्हारी सोने की बारी है। सोने की बारी है। अच्छा, उसने शादी के कार्ड में यकीनन स्पेलिंग भी कुछ ठीक की उन्हें। I'm sure. वैसे टीचर्स डिसिप्लिन तो होती है ना। बिल्कुल। हाँ, ये तो अच्छी बात है। टीचर्स को तो रोल मॉडल होना चाहिए। हाँ जी, वो भी हो जाइए। अभी आप क्या कह रही थी कि मॉडल होना चाहिए? अब रोल मॉडल होना चाहिए। रोल मॉडल जो भी मॉडल है वो टीचर ने पहले वो करके दिखाना चाहिए था। हाँ, यही कह रही, यही कह रहे हैं ना। हाँ। तो वो भी इस तरह ही कर दी है, एक रोटी आप लाउंदी कि नहीं 10 तू लाउनियां ने। भाई बिल्कुल ठीक करती है। एक मैं अग्री करूंगी इसलिए कि टीचर की जॉब इतनी डिफिकल्ट है। बंदे ऑफिस में एसी वाले कमरे में बैठ के नौकरी करके आके इतना रोब झाड़ते हैं। टीचर्स को आपको पता है गर्मी सर्दी इस हर मौसम में कुछ भी मसला हो उसने टाइम पे अपनी क्लास में होना है, काम करना है, पढ़ाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। और वो थक टूट के जब घर आती है तो अगर बाकी 9 रोटियां शौहर बना देता है तो कोई हर्ज नहीं है। गल रोटियां दी नहीं हैगी, एक सूट आप धोंदी है बकाया सारी पढ़ लो तो धवाउण नहीं हुंदी। घर के काम तो मर्दों को करने चाहिए और मुझे लगता है शाजी इससे मोहब्बत भी बढ़ती है मियाँ बीवी के दरमियान और सहूलत भी हो जाती है जी। और ये बात आज हम 2025 में कर रहे हैं जिसमें कि अब ये कॉमन ट्रेंड बन गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं। और जब दोनों जॉब कर रहे हैं तो घर का भी काम दोनों कर सकते हैं। और तो पानी वाली बाल्टी से पेपर ले शो करो, मैं तो ना थे। ये बताइए कि आप एजुकेशनिस्ट थी, अब तो नहीं पढ़ा नहीं ना बिल्कुल? नहीं, अब पढ़ा नहीं रही हूँ। ठीक है।
तो अब तो मतलब सिर्फ आप यानी कि एक्टिंग के शोबे से हाँ वाबस्ता जी, है? लेकिन कभी भी कोई तालीमी इदारा जब बुलाता है ठीक एज है। अ पैनल फॉर अ पैनल डिस्कशन या किसी भी तालीमी सरगर्मी के लिए, तो मैं बखुशी जाती हूँ और मुझे बहुत वो तो अच्छा चलिए आपके यानी कि तजुर्बे से मुस्तफीद होते हैं ना, जी, जी। बट अदरवाइज अब आप उस अभी तरह से practice नहीं कर रही प्रैक्टिस आप नहीं कर रही हैं। तो किस चीज़ में ज़्यादा लुत्फ आया आपको, पढ़ाने में या एक्टिंग में? हाय अल्लाह, ये बहुत आपने ना दिल को जकड़ लेने वाला सवाल किया है, क्योंकि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, मेरा दोनों फील्ड्स के साथ बहुत प्यार है, और जिसे कहते हैं ना कि पहला प्यार तो उस बड़े गहरे रंग का होता है। ठीक है। तो टीचिंग मेरा पहला प्यार अच्छा, है, टीचिंग आपकी पहली मोहब्बत है? पहली मोहब्बत है, क्योंकि हमारी फैमिली में सभी इसी शोबे से मुंसलिक हैं। मगर शादी इससे हो गई एक्टिंग से? आपको मैंने बीच की कहानी बताई थी ना, तो बस वही बात है कि हमारी फैमिली में मतलब अगर कोई प्रोफेशन समझा जाता है हाँ। तो वो यही होता है कि ठीक है। टीचिंग के फील्ड में आ गए, या एजुकेशन के किस फील्ड में किसी भी पोजीशन में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरा देवर, मेरी नंद, मेरे ससुराल में भी सब, अच्छा, सब मेरे, education हाँ जी सब। मेरे फादर इन लॉ मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब आमीन। करे, वो रहमा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश थे गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा। प्रोफेसर बी.ए. चिश्ती उनका एक अच्छा, नाम अच्छा, है। अच्छा, 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 जी, तो मतलब आप इससे अंदाजा करें कि हमारे घर में सबकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरीज है, अपनी बुक कलेक्शन है, Very और good. ये वाला घर का माहौल है हमारा। वेरी गुड। बट मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि कभी मैं इस फील्ड में इस तरह से फुल फ्लेज आऊँगी और काम करूँगी, बट जो अल्लाह को मंजूर। बट आपको पता है एक बड़ी मज़े की बात जो मुझे अपनी ज़िंदगी से पता चलती है, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं शेयर करूँगी। प्लीज जरूर। देखिए, मैंने देखा जनरली हमारी सोसाइटी में ना हम एक प्रोफेशन पकड़ते हैं, खुश हो ना खुश हो बस उसी में एड़ियां जी, रगड़ते जी, रहते जी, हैं, हाँ। और फिर कहते हैं कि बस अब तो ये है, अब इतने हाँ, साल मरते गुजार दम लिए, तक। हाँ, बोले। अब तो यही करना है, यहीं से रिटायर होना है। आपने बल्कि नोटिस किया होगा कि मैंने ओपनिंग की ही यहाँ से थी। ये बात बहुत अच्छी जी, है कि मैंने- आप, और ये नहीं कि आपको एवरेज या बिलो एवरेज थी या एवरेज थी, आपने एक्सेल जी, किया उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नीचे से फिर ऊपर तक दूसरे के प्रोफेशन सारे में भी टीयर्स, आपने एक्सेल किया। हाँ जी, सारे टीयर्स Yes, मैंने एक्सपीरियंस किए। Yes. एक बड़ा होलिस्टिक एक्सपीरियंस हाँ, है मेरा। लेकिन आप प्रिंसिपल रही हैं, आप हेडमिस्ट्रेस रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। सेक्टर से पब्लिक सेक्टर तक का Yes. सफ़र भी किया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे कहते हैं कि हंसता बसता एक सैलरी सेटअप हाँ, हाँ, छोड़ देना, हाँ। और एकदम से एक और फील्ड में जाना जहां हवाई रिस्क है, कॉल आ गई, कोई ऑफर आ गई तो आपने कर लिया, नहीं तो नहीं। फिर देयर वर बैड पैचेस आल्सो। Yes. देयर वर टाइम्स जब कोई कॉल नहीं आ रही होती थी, मुझे अल्लाह मैंने गलती कर ली है, हाँ, मुझे शुरू नहीं में। करना चाहिए था। मैं फिर सारा काम यहाँ से शिफ्ट हो गया था कराची, है क्योंकि ही जिस जमाने में कराची आपने शुरू मोस्ट, किया उस जमाने में कुछ काम था यहाँ। बस वही बात है, थैंक्स टू काशिफ निसार साहब के वो यहाँ पे काम करते हैं, तो बाकी तो लाहौर के हाँ, लोगों कोई को चांस मिल जाता है काम करने का, अदरवाइज पे कराची जाना पड़ता है। कराची की तो खैर बहुत बाद में बारी आई, क्योंकि पहले तो लाहौर में जो बन रहे थे, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड, मेरी फैमिली नहीं अलाउ करी थी कि मैं किसी और शहर में जाके काम करूं, वो बाद में फेज़ आया। लेकिन वो वाला जो एक स्विचिंग टाइम था, तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि किसी एज में किसी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में स्विच करने के लिए कोई एज नहीं चाहिए होती है। आप किसी पॉइंट पे ये रिस्क ले लेते हैं, और लेना चाहिए भी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो डू जंप ओवर। मुझे कोई प्रोस्पेक्ट आगे नजर नहीं आ रहे थे, ना मेरी कोई सिफारिश थी, ना मेरी कोई मतलब जिसे कहते हैं कि कोई बड़ा मुझे कोई बैकबोन हो गई पीछे के चल भाई आ जा इस फील्ड में, मैं हूं ना, मेरे लिए मैं हूं ना वाला कोई एलिमेंट नहीं था। अच्छा मुनज़्ज़ा साहिबा, मुझे बताइएगा, जब आप एक रूटीन की जॉब कर रहे होते हैं, जैसे आपकी 9 to 5 जॉब थी, एक ही पैटर्न होता है, तो उसमें, और जब अब आप एक्टिंग में आ गई हैं, तो उसमें कितना चैलेंजेस का सामना आपको रहा? क्योंकि आपने कहा कि कराची, क्योंकि चूँकि एक्टिंग जो है सारी वो कराची में ही है, तो उसके लिए आपको मूव भी करना पड़ता है, तो उस हवाले से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते? अच्छा जी, ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਰਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾ ਅਜੀਬ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ पर मेरा एक मसला आप भी हैं। अच्छा, ये असल में मेरे ख्याल में पूछना ये चाह रही हैं फातिमा कि जब आप किसी शहर में कोई खातून जॉब कर रही होती हैं और फैमिली को पता है कि भी आप
इस वक्त पे यहाँ होंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ जाएंगी, जैसे कि आपने खुद कहा कराची आप गई तो इजाज़त नहीं मिल रही थी या जो भी मामला थे आपकी फैमिली के, तो क्या फैमिली और मर्द ख़ास तौर पे इनसिक्योर फील करता है, ये पूछना चाह रही जी हैं? शाह जी। इस किस्म का कोई चैलेंज आपको? चैलेंजेस बहुत थे। पहली दफ़ा तो हम सब डरे हुए थे। मैंने बल्कि काशिफ निसार साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने कॉल किया, उसने कहा कि मैं हम टीवी से कॉल कर रहा हूँ आपको, तो कराची आ जाएंगी आप? तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सेट कि नहीं, अगर हम टीवी की कॉल है तो आप इजी होके तो आप जाएं। खुद भी यानी कि रिलक्टेंट थी? एक न्यूनेस का डर होता है ना, एक तो होता है अपने शहर में काम कर लेना, जी। सुबह गए आ गए। अब वो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि यू नो आप अपने कपड़े सामान लेके एक दूसरे शहर चले जाओ, जीरो एक्सपीरियंस का, जहाँ रहना है ऐसे किया वहाँ ही नहीं हालात था। कैसे हैं? हाँ, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल जाएं, इट्स अ नोन प्रोडक्शन हाउस, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बिल्कुल जाएं। तो बस फिर ये था कि अभी तक ये रूटीन है कि मेरी बेटी मेरी फ़्लाइट ट्रैक करती है, कितने बजे की फ़्लाइट है, कौन सी फ़्लाइट है, अब उसके बाद ट्रैकर लगा लेगी। जब लैंड भी हो जाएगा जहाज तो वो कहेगी मुझे मैसेज करें लैंडेड। सो मैं जैसे ही जहाज लैंड करता है मैं फटाफट बैग में से अपना मोबाइल निकालती हूँ, उसको बता दूँ लैंडेड, जब मैं पहुंच गई। तो आई यू इन द कार नाउ, अब आप गेस्ट हाउस पहुँच गए, मुझे वहाँ पहुँच के मैसेज करेंगे आप पहुँच। ये कंसर्न है मोहब्बत का, जासूसी नहीं है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਊ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? यार राशिद महमूद साहब तो इस कदर शरीफ नफ्स आदमी है। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨੇ ਨਾ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये खवातीन की जिंदगियों में ये इश्यूज तो हो जाते हैं ना कभी कभी। हाँ, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की अरेंज मैरिज है, लेकिन कंप्लीट ट्रस्ट है। एक दफ़ा मुझे इससे एक वाकया याद आया, तब अभी मैं इस फील्ड में नहीं आई थी जी। और मुझे एक इन हाउस कोर्स के लिए इस्लामाबाद जाना था। तो मैं बैठी, कोस्टर थी, बस थी, तो मैं जब बैठ गई तो बराबर वाली सीट खाली थी, तो वो मुझे बिठा के सामान वगैरह उन्होंने रखवा दिया। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा, वो बाहर खड़े इंतजार करते रहे कि मेरे साथ कौन आके बैठता है, इतने में बस चल गई। अच्छा, वाकई इंतजार करते रहे? हाँ जी, वो हाँ, खड़े रहे, खुदा हाफिज के चक्कर में मोटरवे नजरें तक उनकी उधर मोटरसाइकिल गई। नाल नाल लग गए ने। और मुझे 10 मिनट बाद उनका टेक्स्ट आया, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वाकई? हाँ हाँ जी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अ वेरी हैंडसम यंग बॉय। अच्छा, तो तो उन्होंने ड्राइवर ने फोन किया, गड्डी रोक में आ रहा। नो, आपके इत्ला के लिए अर्ज है। उन्होंने कहा ओके एंजॉय। अच्छा। दैट वाज क्यूट। फिर वो मसरूफ होणगे किते। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही लर्नड, बहुत ही फाइन आर्टिस्ट मोहतरमा मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? वो हमारा मुनज़्ज़ा साहिबा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक जो है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स मौजूद है। देखते हैं कि आप आज क्या पिक करती हैं और वो हमें किस चीज़ की याद दिलाती है। मगर उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले जी, मुनज़्ज़ा शायद। को बात करनी थी, मैं चाहूँगा आप मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, वो एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, आरिफ के। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई अब मुझे बहुत ज़्यादा कराची में रहना पड़ता है एट टाइम्स, आप दूसरी शादी कर लें, वाकई? कोई आपको कंपनी तो दे। वाह जी वाह, मियां साहब तो फिर इंज सी टाइम डमाडम डमाडम डम डमाडम डमाडम डम। इन्ना खुश होए, यकीन करो, इन्ना खुश होए कि उन्होंने ਨੂੰ जूस पियाना ਪਿਆ है। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि वो खुश नहीं हुए एकदम से मुड़ के ना, बजाय इसके कि खुश होते, जो मैंने सोचा कि वो कहेंगे दूसरी शादी, वो कहने लगे कि क्यों,
तुम्हारा क्या प्लान है? अरे तो वो साइड जरा चेंज हो गई। ये जब आप लाहौर में पढ़ा रही थी, अब थोड़ा सा जैसे उम्र के भी आपने कुछ साल तय किए हैं, उस वक्त आप दोनों निस्बतन यंग भी होंगे और ज़्यादा, Of course. तो उस वक्त ये कभी चीज़ सामने नहीं आती थी? नहीं, साथ थी ना हम लोग, जब साथ थे तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये आती है रिलेशनशिप में, ये बात हाँ, जब आदमी दूर जाता है। बिल्कुल प्रॉपर उदास होते हैं। मैं उनको कहूँ भी ना कि मैं एयरपोर्ट से आ जाऊंगी खुद, आपको नहीं आने की जरूरत, तबीयत भी खराब हो गई, नहीं तुम्हें मैं खुद लेने आऊंगा। सही गल है, पायलट का भी नंबर उन्होंने कोल ही हुंदा है तकरीबन। और ये इनसिक्योरिटी भी आती है थोड़ी सी, आप समझती हैं? मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत है। अच्छा। ये जो आजकल लोग समझते हैं ना, ये यंग जनरेशन ये समझते हैं कि फूल लेके जाना, तस्वीरें पोस्ट करना, यही मोहब्बत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अगर इफ़ यूर अनवेल और आपका हस्बैंड आपको पूछता है कि दवाई खा ली तुमने टाइम पे, नाश्ते के साथ खानी थी, तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत असल चीज़ ही यही है। असल चीज़ ये है। आप आ रहे हैं सफ़र करके, आपको वो कह रहे हैं नहीं, अपनी भी तबीयत ख़राब है तो बोलेगा नहीं मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये मोहब्बत है, ये प्रैक्टिकल ठीक मोहब्बत है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुनज़्ज़ा, कोई भी जब मर्द और औरत मुआशी या किसी भी मजबूरी, तो मैं नहीं कहूँगा, बाज़ वक़्त प्रायोरिटी भी होती है कि किसी भी वजह से अगर दूर दूर रह रहे होते हैं और फासले जो है वो शहरों के फासले हों, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद किसी भी वजह से अगर मुलाकातें होती हों या मिलना जैसे कि ये नसीब होता हो, तो क्या इनसिक्योरिटीज़ जन्म लेती हैं? एक लेती हैं या नहीं लेती? क्या दोनों को फिर उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए या कोई इनसिक्योरिटी, कोई दरार ना आने पाए, क्या करना चाहिए? देखिए, असल चीज़ है कम्युनिकेशन और कनेक्शन। अगर वो इंटैक्ट है, अगर वो सही है ना, मजबूत रिश्ता है आपका, ट्रस्ट का, आपकी जो राब्ता है, अगर वो मुनक़ता नहीं होता किसी भी वजह से, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई भी कोई इस तरह के कोई शुबात या खदशात पैदा हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि जब मेरा ऑफ होता है तो ये लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं, तो मुझे एक फीलिंग आती है कि आई एम विद देम। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो संडे को मैं अमूमन बोर हो रही होती हूँ, क्योंकि जाहिर है दूसरे शहर में आप क्या ही कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल में थक के भी आऊँगी ना, तो मेरी बेटी ज़रूर वीडियो कॉल, वो आप वाली बात बेटी करती है या वो, बहरहाल कॉल ज़रूर आती है। वो कहने बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, आई रियली लव इट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोल के हम देखें कि यही संदूकड़ी तुहाडी वीडियो कॉल च नजर आ जाए, यकीन करो तुहानू कहणगे कि खोल के विखाओ की मुस्तान साहब, रिश्ता चलता है एतबार पे जी। और जो ख़वातीन भी बाहर काम करती हैं, जो मर्द भी बाहर काम करते हैं, दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एतबार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब आप एतबार कर लेते हैं तो गैर ज़रूरी तो क्या ज़रूरी भी पीछे नहीं भागना चाहिए। बेशक, ठीक। और गैर ज़रूरी ये जो पूछ प्रतीत है ना, इससे रिश्ता जो है ना वो कमज़ोर होता है, बिकॉज आपके पार्टनर को इससे ये लगता है कि आप उसकी डिग्निटी पे और उसकी वफा पे शक कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं होती। आप तुसी घर जाके 3 बारी कोड चेक कराते तो अब मोहब्बत में चेक कराते हैं। फैज साहब ने कहा था ना कि लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। वाह वाह वाह। ऐसे लग रहा है बर्थडे गिफ्ट ओपन होने लगा है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मेमोरीज कनेक्टेड हैं। और अरे हाँ, ये क्रिकेट बॉल, हमारे पास एक क्रिकेट बॉल पड़ा है, वो बड़ी बड़ी हिस्टोरिक गेम है। पानियों दे विच आजकल कैमरा लवाया कज़ाफी स्टेडियम में एक टेस्ट मैच हुआ था, उसमें वो गेंद खेला गया था। अच्छा। और विव रिचर्ड ने उसको प्ले किया और अच्छा। उन्होंने कैच किया। और वो मतलब हमारे पास तब से ये मेरे ससुर की एक वैल्यूबल है जो हमने अभी तक संभाली भी है। अच्छा, नहीं तो विव रिचर्ड ने उस पे शॉट लगाई और वो कैच किसने किया? मेरे ससुर जो वो देखने गए थे मैच। अच्छा, बाहर आई होगी तो उन्होंने कैच कर लिया। हाँ, बहुत ज्यादा वो शौकीन थे क्रिकेट के, तो बड़ा एक यादगार। तो बड़ी तारीखी चीज है। विव रिचर्ड तो बहुत ही बड़े आदमी है। क्या बात। और आप देखिए कि पूरी दुनिया में कम ऐसे स्पोर्ट्समैन होंगे, क्रिकेट में भी कम तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया यानी कि इज्तिमाई तौर पर रिस्पेक्ट करती है ना, और विव रिचर्ड्स जो है वो उनमें से एक है।
व्हाट्सएप तो है क्रिकेट का शौक, नहीं मस्ताना साहब बिल्कुल इन्होंने भी सिर्फ नहीं। लंगर का शौक। मुझे एक और चीज बहुत अट्रैक्ट करी है। कैन आई पिक अनदर थिंग? जी 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 प्लीज फातिमा। फातिमा जरा जल्दी आया कर, कस्टमर का आटा देने देने। ये जो मैंने चीज उठाई है, अ डॉल, मुझे बचपन में बहुत शौक था गुड़ियों का और बड़ी कलेक्शन होती थी। लेकिन मेरी गुड़ियाँ अक्सर मतलब मैं खेल खाल के इधर उधर रख देती थी, बहुत संभालती नहीं थी। और मेरी एक अब तो वो आंटी हैं, उन समनाबाद में उनका घर था, बड़ा ग्रैंड सा, और उनकी कलेक्शन थी डॉल्स ऐसे पड़ी। बहुत बच्चियां कुछ तो वो हमेशा कहती शौक से रखा करती थी। वो देखो उसने कितने तमीज से रखी है, तुम अपना के गुड़िया इधर उधर फेंकती हो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमने तो गुड़ियों के साथ बड़ा अच्छा बचपन गुजारा है, अब गुड़ियों की परसेप्शन बड़ी और हो गई है। गुड़ियाँ जब से वो चक्की और एनाबेल टाइप की सही डॉल्स कह आई रही है, है। गुड़ियों की मासूमियत छिन गई है ना। छिन गई है। और अब वो सॉरी टू से, लेकिन वो जो बारबी डॉल्स और ये वो आ गई है ना, वो कुछ और लेवल पे गेम चली गई। एक मतलब ये वो पैराडाइम जो एक शिफ्ट। मासूमियत, बचपन और सादगी, इनोसेंस थी ना उससे वाबस्ता, एग्जैक्टली वो बदल गई है। वो बहुत बदल गई है। और काला जादू और सुइयां और भी पिन्ने, चीजें आ गई मतलब हैं। यस सही मैं बात है। सोचती हूँ कि बचपन में हम गुड़ियों को कैसे परसीव करते थे, और आज का बच्चा या आज के लोग लोग कैसे perceive गुड़ियों को कहीं देख नजर आ जाए ना तो डर जाते हैं लोग। ओ माय गॉड, गुड़िया क्यों रखी ये हुई है? कैपिटलिज्म ने ना उसको बहुत ज्यादा ग्लिटरी और बेचने के चक्कर में ना उसको बहुत ही ज्यादा बना संवार के ना और अजीब कर दिया है, महंगा कर दिया है, खिलौने भी हाँ, महंगे कर दिए हैं। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन एक जो अखलाकी पहलू मुझे जी, जी, लगता है जी, कि हमारे जमाने में गुड़िया खेलने की चीज थी। और अब देखिए मतलब अब उस दिखावे तरह की चीज़ हो गई। खदो खाल नहीं बनाए जाते थे गुड़ियों के। हाँ। हम फ्रॉक और ये वो उसको गुड्डा भी बना लेते थे, हाँ। उसके बाल काट के, मुझे याद है बचपन सही में। कह रही हैं। गुड़िया भी। अब तो वो इतनी वो उसकी फिगर बनाई होती है, मुझे मतलब बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि सही कह रही हैं। किसी और लेवल पे गेम चली गई है। अब तो गुड़ियों की लेवल ही फर्क हो गया है ना। जी मुनज़्ज़ा साहिबा, अब तो गुड़ियों से बात जो है वो लबूबू तक चली गई है। कहाँ तक चली गई? एक लबूबू। टॉप ट्रेंड बना हुआ है शाहजी। वो तो क्या है? एक स्टफ टॉय की तरह से ना, एक वो है एक गुड़िया। बदशक्ल सी गुड़िया है। गुड़िया आई है। सॉरी, आई हेट लबूबूज, बिकॉज मुझे वाकई ऐसा लगता है कि इवल किस्म की डॉल है। उसके गंदे से दांत है, बड़ा सा मुंह और बड़ी बड़ी नीली आंखें, और बस एक ट्रेंड बनता है तो एक वायरल ट्रेंड और बना हुआ है। दुबई हर में और डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में लंबी लंबी लाइनें हैं उस एक डॉल के लिए। वो उसको खरीदने के लिए? जी। की चेन लोग यूज कर रहे हैं, बच्चों के लिए यूज अच्छा कर अच्छा रहे अच्छा हैं। अच्छा। जी जी जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ हाँ जी ਜੇ बिल्कुल। ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸਣ ਡੇ ਹੋਣਗੇ क्यों जी? अभी जो पिछली 5 तरस रही है ना, जिनको आपने नहीं किया और छठी से शादी किया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा। प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी मुनज़्ज़ा साहिबा, अब हमारे एक सेगमेंट का नाम है कि पब्लिक सब जानती है, तो आए देखते हैं कि मुनज़्ज़ा साहिबा से आज पब्लिक क्या जानना चाहती है। जी मेरा मुनज़्ज़ा साहिबा से ये सवाल है कि हम सास के किरदार को बुरा क्यों कहते हैं? मेरी सास बहुत अच्छी हैं, आपने सास के किरदार बहुत अदा किए हैं, आप कैसी सास हैं और ये रवैया कब तक बदलेगा? ये तो बड़ा मतलब दो धारी तलवार वाला सवाल आया है। देखें, पता नहीं सास है, आप सास हैं? मैं बिल्कुल सास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ताज़ी। इतनी खूबसूरत सांस काफी मिलती है। देखिए, एक तो सोसाइटी एक रिश्ते का इमेज बना देती है, और फिर उसके बाद ये होता है इसको एक प्री कंसीव्ड नोशन समझते हैं ना कि रिश्ता डेवलप होने से पहले ही वो कहते हैं जी, अच्छा जी। वो सास है भाई, ध्यान से। और फिर मैंने इतने सारे रोल्स किए, और एक तो जो रोल सास का था वो इतना कोई बुरी सास का था कि मैं सोचती थी कि यार मैं क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसी औरतें कहाँ होती हैं। ये आप नहर की बात कर रही है ना, वो वाकई काफी अजीब रोल था। खतरनाक किलर सास वाला रोल था। यानी वो अपने लड़के की जगह जगह शादियां कराती थी,
और ओ माय गॉड, मैं बाकी का तो कहना भी नहीं चाहती। देखें, हर बंदा एक आइडिया लेके रिश्ते को डेवलप करता है। जब मेरी शादी हुई तो वो और हालात थे, वो एक और ईरा था। अब जो शादियां हो रही हैं वो और ईरा है, एक नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने जैसे टाइम गुजारा वो और टाइम्स थे। पेरेंट्स भी मतलब अपना होल्ड रखते थे, सास ससुर का भी अपना होल्ड था, तो एक लिमिटेड फील्ड के अंदर हम अपनी लाइफ गुजारते थे। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, और सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने अपने बच्चों की शादी की, सब बहुत अकोमोडेटिंग किस्म के लोग हैं। लेकिन चूंकि एक लेबल सास का होता है, तो आई डोंट नो, मैं अपनी तरफ से तो बेस्ट करती हूँ। आई होप दे आर हैप्पी। ऊंच नीच तो सच्चे रिश्तों में भी होती है। देखिए, वही बात माँ कहेगी तो बेटी को बुरा नहीं लगेगा, वही बात सास से आएगी तो बुरा लगेगा। तो मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मैं कोई एंजल हूँ, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। आपके ख्याल है कि आप अच्छी सास हैं? मैं कोशिश ये करती हूँ। आई होप दे आर हैप्पी। और आपके साहबजादे की शादी हुई है? मेरे दोनों साहबजादों की साथ इकट्ठे शादी। अच्छा, दो बहुएं हैं। जी जी, माशाल्लाह। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਕਤਦਾਰ चला गया ਤੁਹਾਡਾ। ये ऐसे लोग आग लगाते हैं। ये फुफियां होती है ना, वो सड़ू वाली फुफियां। वैसे मेरे बच्चों की फुफी बहुत अच्छी है, ये बाय द वे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा, मुझे आज तक ऐसी ना, मुझे वैसे बड़ा एक्साइटिंग लगे अगर कभी कोई ऐसी औरत मिले, मुझे ऐसी पप्पे कुटनी मिली नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक्साइटिंग बहुत लगता है कि कोई ऐसी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਨਾ, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਖੱਬੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਆ ਗੁੱਡੀ ਜਰਾ ਪਈ ਜੇ, ਜਰਾ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਅਗਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खुदा का नाम ले। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਵਾ ਕੁੱਟਣੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। अंदाजा हो गया मुझे। जी मुनज़्ज़र साहिबा, आपकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है। मेरी ये फरमाइश है कि एक दफ़ा आप मुझे हंस के दिखा दें। ना 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 ना, कोई जवाब ना देना। आरब साहब ने दंद दून कर देने ने। जी, फातिमा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मुनज़्ज़र साहिबा, जितने भी ड्रामों में आपने काम किया है, जो ड्राफ्ट आपका रोल जितने भी आपके मिले हैं, उनमें से कोई एक किरदार ऐसा याद है जो आपको करते हुए मुश्किल भी बहुत हुई हो और आपको मज़ा भी बहुत आया? जैसे मैंने बताया था ना कि नेहर को परफॉर्म करते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मतलब इतनी विशेष औरत कैसे कहाँ होती है, ये मैं नहीं थी। आपके मिजाज से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी वो। बहुत ज्यादा, मतलब उसमें मैंने डार्क मरून नेल इनामल लगाया, मरून सी लिपस्टिक, आंखों में काजल, मेरी शक्ल भी उतनी मनहूस आ रही होती थी उसके पास, क्रुक सी शक्ल और बड़ी खुर्रांट सी औरत। ਉਸੇ ਗੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਫਰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ना। और दूसरा एक और कैरेक्टर था, काशिफ निसार साहब का डायरेक्टेड प्ले था इनकार, हम टीवी पे चला था, बहुत ज़बरदस्त प्ले था। उसमें भी एक ब्यूरोक्रेट की वाइफ थी, जो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, बिकॉज काशिफ साहब की जो डिमांड होती है ना, बड़ी प्रिसाइज होती है फ्रॉम ईच कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि मुझे ये आईब्राउज उठाने वाली चिलाक उस तरह की औरतें, ये अंदर से प्लान करती है, ऊपर से बहुत काम है, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, लेकिन वो है इविल, लेकिन वो दिखेगी नहीं इविल। तो वो इतना मुश्किल था ना टू होल्ड बैक, बिकॉज अगर आप बुरे हैं तो खुल डुल के बुरे बने तो वो बहुत इजी है, लेकिन आपने एक्सप्रेशन आने में नहीं फेस पे देना और अपनी आवाज, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वही चीज कन्वे करनी अमल है। से सिर्फ उसको करना हाँ, वो अमल से और बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करना, तो वो बहुत चैलेंजिंग था। ਮੈਡਮ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ सहेली ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ नहीं, कल मेरी बहू नहीं छोटी गजाला, उससे मेरा झगड़ा हुआ, मेरा दिल नहीं चाह रहा था उसके बाल पूटने को। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी पूटे। आई एम सॉरी, मैं इतना अच्छा, मैं इतनी ब्लड प्रेशर इतना हाई था, फिर मैंने 2 दफा ऐसे मचोड़े।
और ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਕੁੜੀ ਟੋਏ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓ ਮਾਈ ਗॉड इतने बड़े टोए लेकिन मैं इसे टाप जाऊंगी Stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। मुनज़्ज़ा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा एक जो रिग्रेट है, वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं और कुछ ऐसे रिग्रेट्स भी होते हैं जिनको आप पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिल में वो फांस सी रहती है कि काश ऐसा ना किया होता, काश ऐसा, मतलब कुछ ऐसा वो बुरा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी खलिश जो होती है वो भी आपको तंग करती है। ये जो खलिश है ना, देखिए यही हम सबको इंसान बनाती है और यही गलतियां और गलतियों का एहसास हमको इंसान बनाता है। जी, गलती न होना, नदामत न होना, ये तो सिर्फ फरिश्तों को है ना जी। हाँ जी। और इंसान क्यों अफजल है फरिश्तों से? इसलिए कि वो गलती करता है और फिर उस पर नादिम होता है, उसको याद रहता है। ये फांस जो है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बहुत प्यारी, बड़ी अच्छी बात की आपने। और उसी से और हर गलती आपको कुछ सिखा के जाती है। जी, खास तौर पे अगर आप आगे बढ़ें और बेहतर करने की कोशिश हाँ करें। जी, तो अगर आपने उसे सीखा नहीं तो फिर आप वही गलती दोबारा करेंगे। मेरा जो एक तकलीफ दे लम्हा जुड़ा है वो मेरी माँ से जुड़ा है। मैं तब उस वक्त एज ए प्रिंसिपल काम कर रही थी और मैं ऑफिस में थी और उस दिन 5 बजे से ऊपर टाइम हो चुका हुआ था। मेरी फैमिली कभी भी मुझे वर्क प्लेस पे या वर्किंग आवर्स के दौरान कॉल नहीं करती थी और अचानक उस दिन 5:15 का सा टाइम होगा, मैं काम कर रही थी, मुझे अम्मी का फ़ोन आता है बड़ी धीमी सी आवाज़ में, अभी तक ऑफिस में हो? मैं क्या, कहाँ पे हो बेटा? मैंने कहा अम्मी ऑफिस में हूँ और मैं बेजार थकी हुई सारे दिन की, सुबह 7 बजे 7:30 बजे से लेकर शाम के 5:15 हो रहे थे, मैं अभी तक ऑफिस में। मैंने कहा अम्मी काम कर रही हूँ, आप बताएं सब ठीक है? तो बड़े टूटे हुए लहजे में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो फिर जब तुम फारिग हो कि मुझे कॉल कर लेना, बहुत अरसा हुआ तुमसे बात नहीं हुई। मैंने कहा अम्मी मैं आपको कॉल करती हूँ। बस मैंने कॉल वाइंड अप की, मैं घर गई, ऑफ कोर्स बच्चे, काम, इन जो, मैं कॉल बैक करना भूल गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कॉल आती है मेरी बहन की कि अम्मी की डेथ हो गई है। वो जो कॉल मैंने नहीं अटेंड की थी वो उनकी आखिरी कॉल थी। मुझे इतना दुख है, काश मैं अपनी माँ से बात कर लेती। वो उनका आखिरी मैसेज था मेरे लिए, कुछ कहना चाहती थी, कोई बात करना चाहती थी ना, आई मिस्ड इट। और आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँगी कि वो सारे बच्चे जिनके वालदा पेरेंट्स हयात हैं, उनको डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। हमेशा नहीं रहते हैं पेरेंट्स और किसी को नहीं पता होता कि कब किसकी लाइफ की टेप रोल होके ख़त्म हो जाएगी, किस मोमेंट पे। वैल्यू देयर प्रेजेंस, उनको रिस्पॉन्ड करें, उनको वैल्यू करें, बिकॉज किसी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी किसी की डिफाइंड नहीं है। प्लीज। थैंक यू। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी आपको आपके पेरेंट्स आपका टाइम मांगते हैं तो दे दें उन्हें टाइम, बिकॉज़ ज़िंदगी तो रब की तरफ से डिफाइंड है और उसी को पता है कि कब किसका वापसी का वक्त है। और अम्मी वॉज परफेक्टली फाइन, मतलब इवन नेबर्स वर शॉक्ड। उन्होंने कहा अच्छा कल तो हमारे साथ गपशप कर रही थी, बिल्कुल ठीक थी। गुमान में नहीं होता कि एक शख्स चला जाएगा। उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ एंड शी पास्ड अवे। तो बस ये छोटा सा पैगाम है कि मैं शायद अगर मुझे एहसास होता उस वक्त काम के ऊपर मैंने पेरेंट्स को तरजीह दी होती, अपनी माँ को तरजीह दी होती, तो आज शायद मुझे ये तकलीफ़ ना होती। तो अब मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि भाई एंजॉय करो वो टाइम, इट्स अ बोनस टाइम कि आपको पेरेंट्स अभी तक अवेलेबल हैं। तो बस ये एक छोटी सी तकलीफ तो याद है अपनी माँ से। ये 2 जुमले आपके उनके दरमियान हुए आखिरी,
बस यही, और कोई और मुझे नहीं पता था कि ये आखिरी गुफ्तगू है मेरी माँ के साथ फ़ोन पे। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। और मेरे ख्याल में आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो एहसास तो यकीनन सबको ही होता है, आपको भी है एहसास है, तो आप आज भी उस दर्द को महसूस करती हैं। शायद अपने आप को भी आप इस हवाले से अपने आप से भी आपको गिला रहता है, मगर हमें अंदाज़ा आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं होता है। अंदाज़ा नहीं होता। एहसास तो होता है बहुत सारे लोगों को, मगर हम समझते हैं एक मामूल है भाई, अभी चलिए थोड़ी देर बाद हाँ, कर लेंगे। बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। ये फरमाइए कोई ऐसी बात मुनज़्ज़र साहिबा जो गिल्ट में मुब्तला रखती हो? देखिए, मैंने जब टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया ना, तो हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग का उस ज़माने में, मैं 90s की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो था ट्रेंड, इतना नहीं था। इतना नहीं हाँ, था, ये बाद में आया। ये तो प्राइवेट स्कूल्स में जिस जी हाँ, जी जिस स्कूल चेन से मेरा ताल्लुक था वहाँ पे था, बट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं था। फैकल्टी ट्रेनिंग का तो बिल्कुल ही यहाँ कोई कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो खैर मैंने जब ज्वाइन किया और मैं नई थी, मेरे लिए मुझे लगा ओ गॉड, मैं मास्टर्स करके आ रही हूँ, ये क्लास 4 के बच्चे, क्लास 4 वो द फर्स्ट क्लास जो मुझे पढ़ाने को दी थी। मैंने सोचा इनको पढ़ाना क्या ही मसला है, तो लेकिन जो क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों को मैनेज करना, उनकी लर्निंग को मैनेज करना, मैं तो जान के लाले पड़ गए थे, मैं तो रोने वाली हो गई कि ये मुझसे नहीं मैनेज हो रहा। मतलब बच्चों को कंट्रोल करना, उनको मैं देखती थी बाकी टीचर्स की क्लास में इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे, मेरे पास क्या चीज़ नहीं है। तो वो जो मोमेंट था ना परेशानी का, मैंने अगले दिन जाके अपनी हेडमिस्ट्रेस को कहा, मैंने कहा मैं तो रेजिग्नेशन लेके आ गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तो वो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मुस्कुराई और कहने लगी कि यू आर एक्चुअली फिट फॉर द जॉब, बिकॉज बहुत सी टीचर्स बुरा पढ़ा रही होती हैं, उनको एहसास नहीं होता कि वो बुरा पढ़ा रही हैं। तो तुम में एक अच्छी टीचर है जिसको एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास वो स्किल्स नहीं है। तो मुझे बस दुख होता है कि उन बच्चों को मेरी जैसी अनट्रेन्ड टीचर क्यों मिली। मतलब मुझे वक्त लगा ना इम्प्रूव होने में, शुरू का जो वक्त था, हाँ शुरू का जो वक्त था ट्रेनिंग से पहले का। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने जो ब्रेक होती थी हमारी टी ब्रेक वगैरह, वो तक कुर्बान करके मैं क्लासरूम्स में बच्चों से बात करती थी, उनको समझ सकूं। मैं अपना फ्री पीरियड जो कुर्बान करके मैं किसी टीचर की क्लास में इजाज़त लेके बैठती थी कि मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, तो वो कहती थी कि हाँ। वेरी गुड। तो मैं देखती थी कि अच्छा इनकी क्लास में ये तूफान बदतमीज़ी क्यों नहीं क्रिएट कर रहा है, तो मैं उनके क्या करती हैं उनकी प्रैक्टिस से सीखना, ये सारा कुछ मुझे मेरी जो मेंटोर थी मिस टीना हनीफ, उनसे सीखा मैंने। मेमोरेबल मोमेंट मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा की ज़िंदगी का? देखिए, मेमोरेबल मोमेंट में मैं कुछ 2 अननोन लोगों को मेंशन करूंगी। और ये इतने ये वाक़यात मेरे दिल पे लिखे गए हैं। एक दफ़ा हुआ कि मैंने बैंक से पैसे निकाले, उस दिन नुमान का ही बर्थडे था, जो बड़े साहबजादे हैं, बड़े जो साहबजादे हैं, और उसमें अब भी ATM से पैसे निकाले, भरा हुआ वॉलेट, और हम रेस्टोरेंट पे रुके, एक केक लिया और बलून्स, और हम खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट उतरे। मैं अंदर गई हूँ, ऑर्डर रिसीव करने के लिए बैग में हाथ डाला तो वॉलेट गायब। ओह गॉड, अभी तो पैसे निकाले, कहाँ चला गया। घबराहट में सारा बैग वैग चेक किया तो वॉलेट उसमें था ही नहीं। बाहर आई, मुझे पता था अब एक तो मेरी अपनी परेशानी, ऊपर से अब जो डांट पड़ेगी आरिफ साहब से, वो अलहदा, वो जो क्लास होनी थी। अब मैंने बता दिया, मैंने कहा अभी बिल तो क्लियर करें, घर जाके जो बेइज्जती सेशन होना है वो तो घर जाके कर लें। खैर डांट सुनते हुए मैं घर गई है, वो बड़ी परेशान, झूठा मूठा खुश हो के बर्थडे तो गुजर गई। अगली सुबह बेल बजी है, तब लैंडलाइन फ़ोन्स अभी चल रहे थे। एक बंदे की मुझे कॉल आती है, और वो टाइम नहीं था, मतलब 7 बजे का टाइम था और मैंने स्कूल जाना था, मैं तैयारी में थी। उसने कहा कि आप मुनज़्ज़ा आरिफ बात कर रही हैं? मैंने कहा जी, आप कौन? तो कहने लगा आपकी कोई चीज़ गुमी है।
आई सेड यस मेरा, मैंने कहा आपको कैसे पता है? उसने कहा अगर आप अपने वॉलेट की बात कर रही हैं तो वो मेरे पास है। तो मैंने कहा आपको कैसे मिला? और क्या कहते हैं वो फलां स्पॉट पे गिरा हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा सड़क से उठाया मैंने, इसके अंदर कोई लॉन्ड्री शॉप का कार्ड था, उस पर आपका फ़ोन नंबर था, तो मैंने वहाँ से आपको कॉल किया है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ मुझे उसके अंदर मेरा शनाख्ती कार्ड ये वो, मुझे तो उनकी थी। मैंने कहा पैसे तो खैर क्या ही होंगे। मैं यकीन नहीं कर सकी कि वो एज इट इज़ वॉलेट जो 10 और 20 रुपए और 50 वाले भी थे ना, वो भी इंटैक्ट थे बड़े नोटों के अलावा। मतलब उस बंदे ने हाथ नहीं लगाया था। और मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा इसके पीछे जाओ, उसे बोलो मैं उसको कोई गिफ्ट देना। तो उस बंदे ने ड्राइवर को कहा कि मैंने गिफ्ट लेने के लिए नहीं किया, ये तो मैंने करना था, मेरा फ़र्ज़ था। तो आप यकीन करें मुझे जिस मोमेंट वो बंदा याद आता है ना, मैं उसके लिए पता नहीं शायद वो कहीं टीवी में देख रहा हो ये शो, तो सैल्यूट्स आपके लिए, आज भी आपके लिए मैं दुआ दूंगी। देखिए माशरा ऐसे ही खूबसूरत लोगों और खूबसूरत रवैयों से कायम रहता है ना, बिल्कुल। और इन्हीं को फॉलो भी हाँ जी। और ये एक नहीं 2 दफ़ा ऐसे हुआ, वो भी ईद का टाइम था, मैं अच्छा। बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जा रही थी और वॉलेट गिर गया। और उसके बाद से तो अब मेरे मियाँ तो ट्रस्ट वैसे ही नहीं करते, तो तुम वॉलेट तो तुम अपना कहीं छुपा के रखो, तुम्हारा गुमा ही रहता। और मेरा भी एक दफ़ा वॉलेट गिर गया साथ शाह जी। फिर मेरा तो मोबाइल नंबर सी, तो बंदे ने मैंने फ़ोन किया कि आपका वॉलेट, मैं भी बड़ा परेशान, बड़ी टेंशन च वायलेट मेरे घर लैके आया, मैंने उन्हें दिता, मैंने चाह पियाई, मैंने चंडा मारियां। उन्होंने कहा बिच कुछ रखी दा भी है। ये फरमाइए कि ये करियर में, प्रोफेशन में जब आदमी नया नया आता है ना, तो बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं बाज़ औक़ात। मुझे तब भी नहीं, अभी तक कभी कभी फेस करनी पड़ती है। मुझे मेरे पिछले प्रोफेशन के बड़े ताने मिलते हैं। हाँ। कई दफ़ा कोई डायरेक्टर कहते हैं हाँ अब ये प्रिंसिपल वाली मोड से बाहर निकल आए ना, या अगर मैं कहीं कोई आदत है, अब कोई स्पेलिंग गलत हो, प्रोनाउंसिएशन किसी को तलफ़ुज़ की गलती हो, तो मैं बोल देती हूँ कि वक़्त नहीं वक्त है, या गलत नहीं गलत है, तो अच्छी बात कह दूँ। हर कोई ऐसे लेता नहीं है ना, तो फिर वो कहते हैं हाँ इसकी उस्तानी जाग गई अंदर से, और यूं, तो वो मुझे हिट करता है, थोड़ा तकलीफ देता है, अनप्लेजेंट है। या वो तंज में जब बात की जाए ना कोई भी चीज़, तो वो इंसान को तकलीफ देती है। हाँ जी। और दूसरी एक और चीज़ है जो मुझे बहुत अनॉय करती है। जब एक एक्टर काम कर रहा होता है ना, तो उसको ट्रस्ट आप कर रहे होते हैं कि हाँ वो अपने कैरेक्टर को समझ के आ रहा है, तभी आपने उसे कास्ट किया होता है। हाँ तभी आपने कास्ट किया, या उसकी ऑनेस्टी आप देख लें कि वो कर रहा है कि नहीं। अगर आपको चीज़ नहीं समझ आई ना, तो मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत इसलिए अच्छे लगते हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ, क्योंकि वो ये नहीं डायरेक्टली नहीं करेक्ट करते, तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा माइल्ड कर लें, हम थोड़ा सा ऐसे एंज करके, जैसे काशिफ साहब थोड़ा जो एंज करके देखिए, एंज करके देखिए, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि उसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता है कि अच्छा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। क्या हम एक्ट कर रहे हो तो मैं नहीं पता चलता इंटेंसिटी फ्लो में हम कैसे चले जाते हैं। कभी लाउड हो गए, कभी। और कुछ डायरेक्टर तो प्रॉपर नकल उतारते हैं। जैसे आपने डिलीवर किया ना आसमान से, तो ये जो आपने बोला ना आसमान से तो नहीं उतर के आए हो, तो इसको थोड़ा यूं करके बोले, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आप ऐसे कह देंगे, इसको हम थोड़ा सा न्यूट्रल टोन में थोड़ा फ्लैट करके बोल देंगे, कुछ ऐसे नकल तो नहीं उतारे यार, वो बड़ा गंदा लगता है। तो नहीं हो रहा है ना। तो हाँ मतलब आप जब किसी को कॉपी करके मिमिक कर रहे होते हैं। ये फरमाइए सबसे गमगीन लम्हा मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा की ज़िंदगी का। सबसे गमगीन था जब मेरे दादा की डेथ हुई थी। बड़े डिसिप्लिनेरियन थे, जितने दादा सख्त थे इन तरबियत के मामले में, मेरी दादी उतना ही प्यार करने वाली थी, लेकिन बिगाड़ने वाली वो भी नहीं थी। उनकी डेथ, हालांकि मुझे पता था वो उनको लिवर सिरोसिस था, लास्ट स्टेज पे थे वो, और एनी डे कुड बी हिज फाइनल डे, एंड आई वाज 4 months प्रेग्नेंट उस वक्त, पहला बेबी होने जा रहा था, और मुझे इन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट वेल, उनको घर ले आए हैं। तो मैंने कहा वो तो इतने बीमार थे, उनको घर क्यों लेकर आए हैं? मेरा दिमाग वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा था कि ही कैन पास अवे।
मैं घर में आई हूँ और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला है एंड लाइक वाइट शीट उनके ऊपर डली हुई देखी है, तो आई कुडंट सी दैट, मतलब बिल्कुल मेरी बॉडी कोलैप्स कर गई नीचे। तो अम्मी वगैरह सब लोग डर गए कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग और कुछ और मसला ना हो जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। लेकिन वो पहली फीलिंग होती है ना, टू लूज़ सम लव्ड वन, वो तो पहला झटका था। और उसके ठीक 3 महीने बाद माय अब्बू पास्ड अवे, इट वाज लाइक कंसेक्यूटिव डेथ्स। अभी मेरे आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, 3 महीने बाद अब्बू की डेथ हो गई। अब्बू वाज जस्ट 59 एंड वी वर लाइक सडन कार्डियक अरेस्ट, ही पास्ड अवे। तो वो पैदर पे सेकंड शॉक, तो वो बड़ा एक मेरी ज़िंदगी का खौफनाक टाइम था, बहुत गमगीन। अल्लाह ताला आपके बुजुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन, उनको जज़ाकल्लाह। जमील अता फरमाए। ये फरमाइए कि 20-22 साल की मुनज़्ज़ा को आप मुड़ के देखें, कौन से 2 मशवरे देंगी मुनज़्ज़ा को कि अगले 20-25-30 साल में ये करना और ये मत करना? करना में तो ये है कि हौसला रखना। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना जज्बा है मेहनत का। सो होल्ड ऑन टू दैट, और तुम जो भी अपने दिल से मेहनत से करोगी तुम हासिल करोगी। ये डूज में आ गया। अच्छा ठीक है। डोंट्स में मैं कहूँगी कि किसी को भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर लो। एक शक का खाना खुला रखो किसी के लिए भी। ये अंधा एतमाद जो है ना, किसी पे भी नहीं कर लेना। मैं बहुत इजीली लोगों को ट्रस्ट कर लेती हूँ। आपको लगता है आपके इस रवैये ने आपको कहीं तकलीफ या नुकसान हाँ, पहुंचाया? मतलब बिल्कुल बिल्कुल नुकसान होता है। लोगों के दूसरे रुख को देखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं उम्मन ओमिट करती आई हूँ। मैं थोड़ा सा आप समझती हैं स्केप्टिकल होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल कितना? होना चाहिए। कितना? जिमें आरफ साहब ने 30% आपको शक्की होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप होंगे ना तो हर रिश्ता ख़राब हो जाएगा। हाँ, मुश्किल हो जाएगा। 30% टू बी ऑन द सेफ साइड, इतना ज़रूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाईं, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। बहुत अच्छा टाइम गुजारा। थैंक यू सो मच। ये था आज का ज़बरदस्त। और वो जो मुनज़्ज़ा बात कर रही थी उससे मुझे एक शेर याद आ गया। और कोई लुत्फ़ लेने वाले, मुनज़्ज़ा आज उसका बहुत लुत्फ़ लेने वाली है, मुझे अंदाज़ा हो गया। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, वाह फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। वाह वाह शुक्रिया। एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, वाह। फिर ज़िंदगी पलट के ना आई मदार में। दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, वाह दुश्मन के बस की बात कहाँ थी ये दोस्ता, मेरा तो एतबार गया एतबार में। क्या बात, ये है वसीता का ऑन स्पॉट। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये लोगों का बड़ापन होता है, हमारी सेलिब्रिटीज़ का, नामवर लोगों का, कामयाब लोगों का, जो आते हैं और अपनी ज़िंदगी के कभी कभी कमज़ोर पहलू भी आपसे शेयर करते हैं। और इसलिए शेयर करते हैं कि हम सब और आप भी, उनके दिल का भी शायद बोझ हल्का होता है, और इसलिए भी कि हम सब आप उनके तजुर्बात से सीख सकें। सो थोड़ा एंटरटेनमेंट है और थोड़ा कुछ अपने आप को बेहतर करने की जुस्तजू है, इसी का नाम है ज़बरदस्त। तो फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।